ओके, तो इफ यू रिमेम्बर, हमने लास्ट सेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम अलग अलग रीजन्स देख रहे थे। वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का सोर्स क्या है, प्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके यूजेस क्या है। देन वी सॉ माइक्रोवेव्स, देन वी सॉ इंफ्रारेड वेव्स, देन वी सॉ विजिबल यूवी। यूवी तक हम आए थे। और यूवी के आगे का मतलब वी आर जस्ट लेफ्ट विथ डिस्कशन ऑफ टू रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम, एक तो एक्सरे और एक गामा रेज। तो हम लोग पहले एक्सरेज क्या होते हैं देख लेते हैं। देखो, द थिंग इज, नाउ दिस एक्सरेज वेयर डिटेक्टेड बाय और डिस्कवर्ड बाय रॉन्जन, WC रॉन्जन, इसलिए इसको रॉन्जन रेज भी बोलते हैं बाय द वे, इन अराउंड आई थिंक 1895। मोस्ट ऑफ द डिस्कवरीज इन फिजिक्स ये एक्सीडेंटल ही है। तो रॉन्जन रेज या एक्स रेज, और एक्स क्यों बोला है क्योंकि ये अननोन टाइप ऑफ रेज मिल गया था, एक्सपेरिमेंट किसी और चीज पे चल रहा था और एक्सीडेंटली रॉन्जन ने एक रेज फाइंड किए विच वेर हाईली एनर्जेटिक। और क्योंकि पता नहीं था कौन से टाइप के रेज है, क्योंकि दिख नहीं रहा है मतलब विजिबल नहीं है, इसके प्रॉपर्टीज अल्ट्रा वायलेट से अलग है, इंफ्रारेड से अलग है, तो पता नहीं था कि विच टाइप ऑफ रेज आर दिस। आपको पता होगा मैथमेटिक्स में जो चीज आपको पता नहीं होती है अननोन, उसको आप बोलते हो एक्स। तो यहाँ पे भी ये अननोन रेज जो फाइंड हुए उसको बोल दिया था एक्स रेज। और बाद में ही इसको और एक नाम भी मिल गया रॉन्जन रेज, क्योंकि रॉन्जन discovered this rays, so it is also called as Röntgen rays. Okay, now आपको पता होगा कैथोड रे ट्यूब पता होगा, तो बेसिकली रॉन्जन वाज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑन कैथोड रे ट्यूब। ये वही कैथोड रे ट्यूब है जो आपके पुराने टेलीविजन सेट्स में आता था, मॉनिटर्स में आता था पुराने, जो बड़े वाले पिक्चर ट्यूब वाले टीवी सेट्स आते थे, वो तो भी दे हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम मार्केट। बट यस, दोज यू हैव सीन, तो वो जो पुराने टाइप के टीवी सेट्स आते थे, इन दैट यू यूज टू हैव पिक्चर ट्यूब। पिक्चर ट्यूब उसको कैथोड रे ट्यूब भी बोलते थे। तो बेसिकली होता क्या था कि हमारे पास एक कैथोड है, सो आई एम जस्ट ड्राइंग अ कैथोड हियर। हमारे पास एक कैथोड है और इस कैथोड में से कंटिन्यूअसली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, हाईली एनर्जेटिक फोकस्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो इसलिए उसको हम बोलते थे कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे मतलब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, राइट। तो रॉन्जन वाज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑन कैथोड रे ट्यूब्स and he was studying properties of highly energetic electrons in the form of beam inside a vacuum, right. And suddenly he saw that along with beam of electrons, along with cathode ray, there is some other ray which is unknown, उसके प्रॉपर्टी भी बहुत अलग थे। तो such rays were called as X rays or Roentgen rays later, राइट। बाय द वे, ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं एक्स रेज, ये इन डिटेल आपको नहीं है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो होता क्या है, बेसिकली बुक्स क्या बोलेंगे आपको, बुक्स बोलेंगे व्हेन हाईली एनर्जेटिक कैथोड रेज, मतलब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन दे आर स्टॉप्ड बाय एन ऑब्स्टैकल, बाय अ मेटल टारगेट बेसिकली, then X-rays are produced. So books will tell you when highly energetic cathode rays are stopped by an obstacle, metallic target, then X-rays are produced. But in reality क्या हो रहा है, that is correct. आप हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को जब एक मेटालिक टारगेट पे इंसिडेंट करवाते हो तो एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज करेक्ट। नॉर्मली कॉपर का या निकल का टारगेट लिया जाता है। तो कॉपर या निकल का जब आप एटम देखोगे तो उस एटम में you have a nucleus, then there are orbits, okay, and then there are electrons,
तो देयर आर इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉर्मली कॉपर या निकल जो होता है उसमें बेसिकली पहले के शेल्स जो होते हैं, इनर शेल्स और ऑल आर फिल्ड। ओके, तो इनर शेल्स आर फिल्ड, दिस इज समथिंग, ये ऐसा सिचुएशन है नॉर्मली। क्या होता है, कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन्स, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दे कोलाइड विथ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो जो इनर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसके साथ कोलाइड होते हैं और एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन हो जाता है फ्री। क्या हुआ, हमने कॉपर टारगेट लिया, कॉपर टारगेट पे हमने हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड कर दिए उससे क्या हुआ कि इनर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया। इनर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होने का मतलब है यहाँ पे एक वैकेंसी जनरेट हो गई। वैकेंसी मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है, जहां भी इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज का शॉर्टेज होता है उसको बोलते हैं कि वहां पे पॉजिटिव होल है, राइट। तो अब जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी यहाँ पे जनरेट हुई थी वो कौन फिल करेगा, तो जो हायर लेवल से ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट से सेकंड से फर्स्ट में जब ट्रांजिशन होगा, so whenever beam of electron is bombarded on a copper target, then it may happen कि इनर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया, मतलब वहां पे एक वैकेंसी जनरेट हो गई। नाउ दिस वैकेंसी इज फिल्ड बाय हायर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, तो 2 से 1 ट्रांजिशन होगा। तो सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा उस वैकेंसी को फिल करने के लिए, और जब ऐसा होगा तो इट विल इमिट एक्सेस एनर्जी, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी अलग है, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी अलग है, तो जो डिफरेंस इन एनर्जी है ये रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। सो दिस इज हाउ एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड। ओके, तो इंटरेस्टिंग है ये बहुत, इज वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स रेज। फॉर योर सिलेबस, एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न, इतना बोलना सफिशिएंट है that when highly energetic cathode rays, मतलब cathode rays are the rays which contain electrons basically, or when a high energetic beam of electron is bombarded with a metal target such as copper, x-rays are produced। खत्म, आपको इतना लिखना है। okay, then as we were looking at production technique, properties, तो properties भी देख लेते हैं। तो what are properties of x-rays? पहला प्रॉपर्टी है दे आर हाईली एनर्जेटिक, राइट। सो दे आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरा, जब भी एक्सरे, मान लो मैंने एक्सरे जनरेट कर लिया, अब एक्सरे एक गैस से पास हो रहा है, तो आई हैव गैस, आई हैव गैस हियर। ओके, तो मैं इस गैस में से एक ही एटम दिखाऊंगा, तो क्या होगा, व्हेन एक्सरे पासेस थ्रू अ गैसियस मीडियम और अ गैस, तो वो क्या करेगा, एक्सरे की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि व्हेन एक्सरे इज पासिंग थ्रू गैस, दैट एनर्जी इज टेकन अप बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल एंड देन दिस इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया मतलब एटम का आयन बन गया, तो हम बोलते हैं कि एक्सरेज हैव हाईली आयोनाइजिंग पावर। तो एक्सरे क्या करता है, एक्सरे आयोनाइज करता है गैस को, तो एक्सरेज आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। सो एक्सरेज ionize, it has high ionization power, so x-rays ionize the gases through which they pass। okay, then what else, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है तो इसका पेनिट्रेशन पावर, मतलब एक सब्सटेंस के अंदर घुसने का कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और आपको पता है कि आपके फ्लैश से भी पास हो जाता है, बोन से नहीं पास हो पाता एक्सरे बाय द वे, बट फ्लैश मास
उससे पास हो जाता है. So since they are high energy, they have high penetration power. So they are highly penetrating भी बोल सकते हो. So they are highly penetrating. Then of course their overdose, ज्यादा टाइम तक अगर आपने एक्सरेज को एक्सपोज करके रखा है तो लिविंग सेल्स को मार देता है. सो ओवरडोज ऑफ एक्सरे कैन किल लिविंग सेल्स. ओवरडोज ऑफ एक्सरेज कैन किल लिविंग सेल्स. तो लिविंग सेल्स को वो मार देता है बेसिकली. ओके, या. सो नाउ ये हो गया प्रॉपर्टीज. लेट अस लुक एट यूजेस. There are a lot of uses of X-rays. एक तो of course to detect fractures in the bone. हमारे जो बोन में फ्रैक्चर होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग एक्सरे ही यूज करते हैं. तो यूज्ड टू डिटेक्ट फ्रैक्चर्स इन द बोन. दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये एक्चुअली फॉर एग्जांपल अभी हम बड़े बड़े शिप्स, बड़े बड़े एरोप्लेन बनाते हैं तो वहां पे एक छोटा सा भी क्रैक अगर रह गया, छोटा सा भी क्रैक रह गया एयरप्लेन की बॉडी में तो गया, क्रैश हो जाएगा वो. क्यों? क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स होता है वहां पे ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. थोड़ा सा भी एक छोटा सा भी क्रैक रह गया तो गए, दैट प्लेन विल डेफिनेटली क्रैश. तो अब इतने बड़े बड़े जो हम एयरप्लेन्स या शिप बनाते हैं तो उसकी बॉडी में क्रैक क्या हम माइक्रोस्कोप से लेके तो ढूंढ लेंगे ना, वो महंगा होता है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप. सो विल नॉट सर्च, है ना, मैनुअल मेथड से नहीं होता है वो. तो वी एक्चुअली इंसिडेंट एक्सरेज ऑन इट. और अगर क्रैक हुआ तो क्रैक से एक्सरे पास हो जाता है एंड देन वी कैन सी इट ऑन सम स्क्रीन और ऑन सम प्लेट. तो बेसिकली you can use to detect used to detect flaws or cracks in metallic sheets. एरोप्लेन की बॉडी भी मेटालिक शीट जैसे ही होती है more or less. Then they are used to study crystal structure. अभी what is crystal structure? अगर आपको याद होगा मैंने आपको I have told you in case of हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि वो सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसा होता है. तो एक किसी भी कंपाउंड में, कंपाउंड मतलब बेसिकली सब्सटेंस है विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स विथ डिफरेंट अरेंजमेंट्स. मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें एटम्स आर क्यूबिकली अरेंज्ड. ये आप सीखोगे बाद में बाय द वे, क्यूबिक स्ट्रक्चर ये सब, है ना. तो लेट अस से कि हमारे पास एक सब्सटेंस है जहां पे atoms are arranged something like this. तो एटॉमिक अरेंजमेंट ऐसा है, तो atoms are on the corners of cubes basically, something like this. ऐसा स्ट्रक्चर है. हमको कैसे पता? तो व्हाट वी डू इज हम लोग इस पे एक्सरेज इंसिडेंट करते हैं और पीछे डिटेक्टर होता है. तो डिटेक्टर से हम लोग पता कर सकते हैं कि क्यों, क्योंकि एक्सरे जब आएगा तो एक्सरे ये जो एटम है इन एटम से स्कैटर हो जाता है और हम वो स्कैटर्ड पैटर्न देखते हैं. तो हम स्कैटरिंग होने की वजह से एक पैटर्न मिलता है, उससे हम स्टडी कर सकते हैं. ओके, तो डिटेल्स में हमको जाना नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गो इनटू डिटेल्स, बट यस, it is used to study, x-rays are used to study crystal structure, used to study the structure of crystal. Right, so these are some important uses of x-rays. So actually x-rays
एक्सप्लोसिव के डिटेक्शन में भी यूज होता है। कहीं पे बॉम्ब प्लांटेड होगा तो वहां पे आप एक्सरे से ढूंढ सकते हो, तो दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ explosives, right? So these are 4 important uses. तो फ्रैक्चर डिटेक्ट कर सकते हो, मेटल शीट्स में क्रैक डिटेक्ट कर सकते हो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हो, एक्सप्लोसिव के डिटेक्शन के लिए यूज होता है, सो ऑन सो फोर्थ। बाकी तो फ्रीक्वेंसी रेंज और एनर्जी रेंज जो है एक्सरे का, मैं किसी भी स्पेक्ट्रम के किसी भी पार्ट का हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, बट दैट इज प्रोवाइडेड यू इन द नोट्स। तो रेंज ऑफ वेवलेंथ, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ एनर्जीज वो आप देख लेना एक बार। देन लास्ट इन द लिस्ट, एक्चुअली फर्स्ट इन द लिस्ट, क्योंकि हाईली एनर्जेटिक, द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, gamma rays. Okay, it is not last in the list, it is actually the first in the list, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी गामा का होता है, फिर एक्सरे का होता है, फिर अल्ट्रावायलेट होता है, फिर विजिबल होता है, फिर इंफ्रारेड होता है, फिर माइक्रोवेव होता है, फिर रेडियो वेव होता है। हमने उल्टा लिया है, हम मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ से नीचे की तरफ आए हैं। ओके, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेडियो वेव्स का, सबसे कम वेवलेंथ होता है गामा रेज का, सो इट्स समथिंग लाइक दैट। ओके, सो gamma rays are highly energetic, high frequency, high energy. They are produced inside the nucleus. आपको याद होगा हम जब 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर पढ़ रहे थे, उसमें एक वीक न्यूक्लियर फोर्स करके आया था। मैंने बताया था कि वीक न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली क्या होता है कि सम न्यूक्लियस आर अनस्टेबल, अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो होते हैं वो डीके हो जाते हैं, मतलब उसका कन्वर्जन एक स्टेबल न्यूक्लिया में होता है, राइट? तो ये जब डीके हो रहा होता है, जब न्यूक्लियस डीके होता है, उसको रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं, वो 12th में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बाय द वे। तो इनसाइड न्यूक्लियस जब ये डीके हो रहा है, तो डीके के साथ साथ इन सम केसेस गामा रेज इमिट होते हैं। ओके, सो इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम पॉइंटेड आउट बाय पी विलियर्ड। पी विलियर्ड नाम के साइंटिस्ट ने ये गामा रेज फाइंड किए थे इन अराउंड 1900। ओके, सो gamma rays are emitted by some unstable nuclei, that's all you need to say। बाकी न्यूक्लियर रिएक्शन हम लिखेंगे नहीं, वो 12th में देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है, इट इज जस्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर। स्पेक्ट्रम के पार्ट कौन कौन से, प्रोडक्शन कैसे होता है, उसके बाद यूजेस कहाँ पे है, प्रॉपर्टीज क्या है, सो ऑन सो फोर्थ। ओके, तो हम देखेंगे वो, दैट वी विल सी। ऑलराइट, तो gamma rays are produced due to nuclear decay। unstable nuclei जो होता है, radioactive decay जो होता है, उसमें प्रोड्यूस होते हैं। प्रॉपर्टीज, सबसे ज्यादा एनर्जी है इसका, हाईएस्ट एनर्जी। फर्स्ट, दे आर हाईएस्ट एनर्जी electromagnetic waves, they are highest energy electromagnetic waves। दूसरा, ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा पेनिट्रेशन होगा, तो दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। इनका पेनिट्रेशन पावर एक्सरे से भी ज्यादा होता है। तीसरा, दे डू नॉट आयोनाइज गैस, दे डू नॉट आयोनाइज गैस। फिर आप बोलोगे अगर एक्सरे कर सकता है तो ये क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि क्या होता है, एक एटम में इलेक्ट्रॉन को अगर नॉकआउट करना है, तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी है और फोटोन के पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास कितना एनर्जी है, दोनों पे डिपेंड करता है। दोनों का एनर्जी मैच होगा तब जाके ये फोटोन मतलब वेव का एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा। इलेक्ट्रॉन विल, after absorbing energy, this electron will actually
go away. Okay, so the thing is इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी है उस पे भी डिपेंड करता है, फोटोन का कितना एनर्जी उस पे भी डिपेंड करता है। तो जरूरी नहीं है कि ज्यादा एनर्जी मतलब हमेशा वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा ही। एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन का उस ऑर्बिट में एनर्जी और वेव का एनर्जी मैच हो, तभी ओनली इन दैट केस यू हैव आयोनाइजेशन। तो दे डू नॉट आयोनाइज, तो आयोनाइजेशन ये नहीं करते हैं गामा रेज। देन दे किल लिविंग सेल्स। तो जैसे एक्सरेज किल लिविंग सेल्स, दे आल्सो किल लिविंग सेल्स। तो इसका हम एक्चुअली यूज कर लेते हैं फिर। ये जो प्रॉपर्टी है कि गामा रेज लिविंग सेल्स को किल कर सकते हैं, तो हम लोग एक्चुअली इसको कैंसर ट्रीटमेंट जो रेडियोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी में हम लोग गामा रेज यूज करके वो जो ट्यूमर होता है उसको हम लोग बर्न कर देते हैं बेसिकली। सो दे आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, used in radiotherapy for the treatment of cancer and tumor. Okay, then तो ये एक यूज हो गया, इट्स वेरी गुड। देन देर आल्सो यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन में भी यूज होता है गामा रेज। अब कैसे, तो डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है। दे आर जस्ट यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन एंड ऑफ कोर्स दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये खुद न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है, मतलब रेडियो एक्टिव डीके से, और ये खुद न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज भी होता है। सो दे आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, in nuclear reactions, right? So that's it. We have seen different uses of gamma rays. तो ओवरऑल हमने पूरा स्पेक्ट्रम देख लिया। हाईएस्ट एनर्जी गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रा, फिर माइक्रो, फिर रेडियो। हाईएस्ट वेवलेंथ रेडियो, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रा, फिर विजिबल, फिर यूवी, एंड देन X-rays and then gamma rays, right? So each region of the spectrum has different method of production, has different properties and has different uses. So what you have learned is कि just by changing wavelength, सिर्फ wavelength बदलने की वजह से प्रोडक्शन मेथड, उसका यूज, उसके प्रॉपर्टीज सब चेंज हो जाता है। सो जस्ट वेवलेंथ क्या है? क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस है। You have so much, right? So now let us start with propagation of waves. अब हमारा फोकस रहेगा पूरा पूरा कम्युनिकेशन पे। मतलब इस चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। दिस चैप्टर वाज नेम्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। अब टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम मतलब दैट एक वेव सिग्नल, मतलब वेव लेके, सी यू शुड हैव द वेव शुड ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से वेव इमिट होगा, दूसरे पॉइंट पर रिसीव होगा। तो वेव प्रोपोगेट होना चाहिए फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर, है ना, फ्रॉम सोर्स जहां टू द रिसीवर, ऐसा भी बोल सकते हो। तो लेट्स सी how waves are propagated. So propagation of electromagnetic waves, and here when I say propagation of electromagnetic waves, we are strictly talking about telecommunication, क्योंकि हमको propagate waves को क्यों करवाना है? क्योंकि हमको यूज करना है।
तो आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट सम वेव्स कमिंग फ्रॉम स्पेस, ओके, मतलब कहीं पे एक स्टार एक्सप्लोड हो गया, उसका वेव हमारे पास आया, वो ठीक है, वो आता है, उसको भी हम डिटेक्ट करते हैं, ओके, बट द आइडिया इज हमको अर्थ पे टेलीकम्युनिकेशन के लिए, जैसे अब मैं घर में बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ और आप वहां बैठ के सुन रहे हो, तो इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, हाउ वेव्स आर ट्रेवलिंग, हाउ और एट व्हाट डिस्टेंस, कितनी हाइट से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, हम कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज यूज कर रहे हैं, क्योंकि वेव्स, यू सी, रेडियो वेव्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज कवर करता है, मैंने आपको बताया था ये वन ऑफ द लेक्चर्स में, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली दैट देयर आर मेनी फैक्टर्स आल्सो, जैसे एक एंटेना है, अभी एंटेना जब मैं बोलता हूँ तो ट्रांसमीटर में और रिसीवर में दोनों में एंटेना होता है, ओके, दोनों में एंटेना होता है, तो ट्रांसमीटर का एंटेना मतलब जो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, वहां से जब सिग्नल निकलेगा और रिसीवर तक पहुंचने में, राइट, उसका स्ट्रेंथ जो होता है सिग्नल का, वेव का, वो कम हो जाता है, क्यों, देयर आर मेनी फैक्टर्स, देयर आर मेनी मेनी फैक्टर्स, गैसेस पे डिपेंड करेगा, अर्थ के क्योंकि देखो सिग्नल अर्थ के एटमॉस्फेयर से ही आएगा, अर्थ के अराउंड गैस का लेयर है, मतलब एटमॉस्फेयर है बेसिकली, तो सिग्नल तो एटमॉस्फेयर से ट्रेवल होकर ही आपके पास पहुंचने वाला है, इट मींस दैट हमको पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर का रफ नॉलेज होना चाहिए, बेसिक, तो हियर आई एम शोइंग रफली अर्थ एटमॉस्फेयर, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर ग्राउंड से तो लेके तो अराउंड 10,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, तो सबसे नीचे का जो लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फियर, 0 से 20 किलोमीटर तक, 20 से 50 तक स्ट्रेटोस्फियर, 50 से अराउंड 85 तक मेसोस्फियर, 85 से अराउंड 500 तक या 690 तक, जो भी वैल्यू होगी, इट्स नॉट क्लियरली विजिबल, so it is, if I remember correctly, yes, it is 690 kilometer, okay, that is thermosphere, और 690 से around 10,000 तक it is exosphere, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere, okay, तो 20, 50, 85, 690 and 10,000 kilometers, अब जो वेव्स हम प्रोपोगेट करेंगे, है ना, तो हमारा इंटरेस्ट वैसे, we are not really interested to go at very high altitudes, मतलब we are not really talking about very high altitude signal transmission, हम रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे खुद को अराउंड 690 थर्मोस्फीयर तक, we will restrict signal transmission, okay, राइट, तो अब डिपेंडिंग ऑन, इस पे डिपेंड करेगा कि कितनी हाइट से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, आर यू ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम लो हाइट, मतलब नियर टू द ग्राउंड, ग्राउंड की सरफेस के बहुत पास से अगर सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, तो दैट इज वन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वन मोड ऑफ प्रोपगेशन बेसिकली, तो डिपेंडिंग ऑन फ्रॉम विच अल्टीट्यूड सिग्नल्स आर प्रोपोगेटेड, we can classify propagation of signals into 3 categories. एक होता है ground wave propagation. So let's first talk about ground or surface wave propagation. Ground or surface wave propagation. तो इस केस में क्या होता है, when a radio wave from a transmitting antenna propagates very near to the surface of earth to the receiving antenna, the wave propagation is called as ground wave propagation, और इस मोड में क्या होता है कि the wave moves along the surface of earth along
कर्व, मतलब बेसिकली मैं मान लेता हूं कि ये आई विल ड्रॉ, लेट अस से दिस इज अर्थ, मैं अर्थ का सरफेस ड्रॉ कर लेता हूं सिर्फ। सो लेट्स से दिस इज अर्थ, ओके, ये अर्थ है, यहाँ पे है हमारे पास ट्रांसमिटिंग एंटेना, मान लो, ओके, मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ, दैट्स बेटर, दिस इज ट्रांसमिटिंग एंटेना एंड हियर आई हैव रिसीविंग एंटेना, ओके। अब जब सिग्नल, रेडियो वेव मतलब इट इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम अ वेरी लो हाइट, मतलब बहुत अर्थ के सरफेस के पास से ट्रांसमिट होगा, तो वो सिग्नल ऐसा जाएगा। So it is traveling very close to the surface of Earth and it moves along curvature of the Earth. So this wave propagation is called as ground wave propagation. तो ये जो है this is ground wave propagation. Ground wave propagation. Right? तो हमको समझना क्या है, बहुत easy है. This is all very very simple thing. Okay? तो when a radio wave from a transmitting antenna propagates near to the surface of Earth so as to reach the receiving antenna, the wave propagation is called as ground wave or surface wave propagation. In this mode, radio waves travel very close to the surface of Earth and move along the curved surface of the Earth to reach the receiver. Okay? अब क्या हम किसी भी फ्रीक्वेंसी का रेडियो वेव ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हैं? नो। तो फॉर ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव शुड बी लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज। तो 2 मेगाहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी का रेडियो वेव हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं यूजिंग ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, ओके। एंड तो लोकल ब्रॉडकास्टिंग जो होती है, लोकल विद इन अ सिटी मान लो, है ना, तो नॉर्मली लोकल ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है विद इन अ सिटी, वन एंड ऑफ द सिटी टू द अदर एंड ऑफ द सिटी। तो लोकल ब्रॉडकास्टिंग के लिए ये यूज होता है बेसिकली ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, राइट। तो इस केस में एंटेना का हाइट अगर कम भी रहा, मैंने यहाँ पे बड़ा एंटेना दिखा दिया है वैसे, ओके, आई विल ड्रॉ अनदर डायग्राम, बट इन रियलिटी मैं अगर इस एंटेना को छोटा दिखाता तो भी चल जाता, राइट। सो इट्स ओके, आई मीन आई वाज ट्राइंग टू पुट मल्टीपल थिंग्स ऑन द सिंगल डायग्राम, तो मैं अलग अलग कर लूंगा। तो इस केस में अगर हाइट थोड़ा छोटा भी रहा चल जाता है, राइट, बिकॉज ग्राउंड टू ग्राउंड है, नियर टू द सरफेस है। तो दिस इज हाउ ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन वर्क्स। इंटरेस्टिंग है बट प्योरली थियरी है, सो आई एम सपोज टू टीच यू थियरी, और नोट्स तो ऑफकोर्स मैं सिस्टम में अपलोड कर देने वाला ही हूँ। सो द नेक्स्ट टाइप इज स्पेस वेव प्रोपोगेशन। स्पेस वेव प्रोपोगेशन, ओके। अब जैसे ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में जो वेव्स है दे वर ट्रैवलिंग अराउंड अलोंग द कर्व पाथ, स्पेस वेव में वैसा नहीं होता है। स्पेस वेव प्रोपोगेशन में व्हाट हैपेंस इज, सॉरी फॉर दिस, स्पेस वेव प्रोपोगेशन में क्या होता है दैट द वेव ट्रैवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास ट्रांसमिटिंग एंटेना है और यहाँ पे मेरे पास रिसीविंग एंटेना है, तो डेफिनेटली we are not talking about very close to the surface of earth propagation, okay। तो in this case क्या होता है that these waves, radio waves are transmitted along straight line। तो वो या तो वो डायरेक्टली ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाएंगे along straight line,
either this is the case, or what can happen is, or they can actually come to the ground and ground से रिफ्लेक्ट होके जाएंगे रिसीवर पे, और थर्ड केस, ये जो ट्रोपोस्फियर हमने लिखा है, तो आई एम जस्ट शोइंग ट्रोपोस्फियर हियर नाउ, तो ये अर्थ का ट्रोपोस्फियर है मान लो, सो लेट्स अज्यूम दिस इज अर्थ ट्रोपोस्फियर, तो दिस वेव्स कैन आल्सो get reflected from troposphere and then reach the receiving antenna, right? तो ये था ट्रांसमिटिंग एंटेना, ये था रिसीविंग एंटेना, ट्रांसमिटिंग एंटेना, रिसीविंग एंटेना। तो ग्राउंड वेव में the waves were moving along curved surface very close to the surface of earth, low frequency less than 2 megahertz frequency के waves transmit करते हैं, local broadcasting के लिए यूज होता है। स्पेस वेव प्रोपगेशन में ट्रांसमिटिंग एंटेना से तो रिसीविंग एंटेना तक अलोंग स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन होता है वेव्स का, दोज वेव प्रोपगेशन, दैट मोड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव्स इज कॉल्ड एज स्पेस वेव प्रोपगेशन। तो या तो डायरेक्टली ट्रांसमीटर से रिसीवर तक स्ट्रेट लाइन में, या फिर ग्राउंड पे आके ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके जाएगा, या फिर ट्रोपोस्फियर पे जाके ट्रोपोस्फियर से रिफ्लेक्ट होके आएगा। अब जब वेव ट्रोपोस्फियर से रिफ्लेक्ट होके आया, तो उसी स्पेस वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक वेव। तो वो स्पेस वेव ही है, दैट इज स्पेस वेव ओनली। सिर्फ वो ट्रोपोस्फियर से रिफ्लेक्ट होके आया तो ट्रोपोस्फेरिक वेव बोलते हैं उसको। किसको? ओनली वन विच इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर। जो डायरेक्टली गया उसको ट्रोपोस्फेरिक नहीं बोलेंगे, जो ग्राउंड से गया उसको भी ट्रोपोस्फेरिक नहीं बोलेंगे। बाय द वे, ये तीनों के तीनों वेव्स स्ट्रेट लाइन में जो ट्रेवल हुए, we call it as space wave propagation. So this is space wave propagation. और space wave propagation का जो frequency range है, so frequency is greater than 30 kilohertz, sorry 30 megahertz, not kilohertz। तो 30 मेगाहर्ट्ज से लेके तो 300 मेगाहर्ट्ज के जो फ्रीक्वेंसी होते हैं, दोज फ्रीक्वेंसीज आर प्रोपगेटेड यूजिंग स्पेस वेव प्रोपगेशन। तो स्पेस वेव प्रोपगेशन हम लोग 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज का करते हैं। ओके, राइट। सो नाउ we need to define something called as range। रेंज क्या है और रेंज कैसे निकालते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इस पे क्वेश्चंस भी हमको सॉल्व करने हैं। तो रेंज एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोपगेशन, is sky wave propagation। sky wave propagation is normally done using थोड़ा ज्यादा हाइट से हम रिफ्लेक्ट करवाते हैं, आयनोस्फीयर से करवाते हैं। फिर आप बोलोगे यहाँ पे आयनोस्फीयर तो कहीं दिख नहीं रहा है, ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ट्रोपो फिर स्ट्रैटो फिर मेसो फिर थर्मो फिर एक्सो, वेयर इज आयनोस्फीयर? तो आयनोस्फीयर बेसिकली ये अलग अलग पैच होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 50 किलोमीटर एंड रेंजिंग अप टू अराउंड 1000 किलोमीटर। तो आयनोस्फीयर are those shell around earth which contain ions or electrons, right? So that I will be taking in the next session, which is tomorrow, and for the day I will stop here.